और उसके बाद खबरें विस्तार से। ब्रेकिंग, ज्ञानव्यापी विवाद से जुड़ी बड़ी खबर। आज कोर्ट में पेश हो सकती है सर्वे रिपोर्ट। जिला कोर्ट में पेश होगी सर्वे रिपोर्ट। देश भर में पुरातत्व विशेषज्ञ सर्वे में हुए शामिल। ज्ञानव्यापी विवाद से जुड़ी बड़ी खबर। आज कोर्ट में पेश हो सकती है सर्वे रिपोर्ट। देश भर से पुरातत्व विशेषज्ञ सर्वे में हुए शामिल। जिला कोर्ट में पेश होगी सर्वे रिपोर्ट। वाराणसी से बड़ी खबर। जिला कोर्ट में पेश हो सकती है सर्वे रिपोर्ट। देश भर के विशेषज्ञ होंगे शामिल। तो ज्ञानव्यापी मस्जिद को लेकर एएसआई सर्वे की परमिशन देने के बाद अब सर्वे रिपोर्ट को सामने रखने का मामला है। आज सर्वे रिपोर्ट कोर्ट में पेश की जाएगी, जिसको लेकर जानकारी ये भी है कि देश भर के विशेषज्ञ इस सर्वे में शामिल हुए हैं, अपनी अपनी राय रखी और जिसके बाद आज रिपोर्ट को कोर्ट को सौंपा जाएगा। और इसी खबर पर हमारे साथ विकास चौबे वाराणसी से संवाददाता लाइव जुड़ चुके हैं। जी विकास, जिस तरह से आज सर्वे रिपोर्ट सौंपी जानी है कोर्ट को, क्या कुछ खास निकलकर सामने आ सकता है? बिल्कुल, देखिए प्रियंका, अभी से 2 घंटे बाद यानी तकरीबन 2 बजे जो है एएसआई की सर्वे रिपोर्ट सिविल निकासन में कोर्ट के अंदर पेश की जाएगी। आपको बता दें कि पूरा जो सर्वे है 100 दिनों से अधिक समय तक चला, यानी कि 100 दिन, जो कि बहुत बड़ा समय होता है, जिसमें 3 बार जो है समय एक्सटेंड करने की मांग की थी एएसआई द्वारा। उस मांग को जिला अदालत ने स्वीकार किया और 100 दिन तक जब सर्वे चला, उसके बाद आज जो है सिविल निकासन में उस पूरे सर्वे की रिपोर्ट है, यानी कि एएसआई ने सर्वे में क्या क्या चीजें पाई और क्या क्या विशेष इकट्ठा की गई, तो उसको जो है कोर्ट के समक्ष जो है पुट किया जाएगा और उसके बाद उसके आधार पर कोर्ट जो है करने का आगे की जो वो होगा, विवेचना होगा, वो कोर्ट कर पाएगी। लेकिन निश्चित तौर पर जब आज कोर्ट में रिपोर्ट सौंपी जाएगी तो कहीं ना कहीं उन सभी जो है कयासों को विराम मिल जाएगा। इससे पहले लगाए जा रहे थे कि सब जो है अभी कितना लंबा चलेगा, चाहे और क्या चीजें के सामने आ सकती है, लेकिन अब इन्हीं सब चीजों पर विवाद रहने वाला है और कहीं ना कहीं ये अब निकल कर सामने वाला है कि 100 दिन तक चला, इसके बाद क्या कुछ होती है। लेकिन ये तो खास है कि आज सौंपी जाएगी। जी बिल्कुल। तो इस पूरे मामले में जिस तरह से बताया जा रहा है कि देश भर के विशेषज्ञ इस एएसआई सर्वे में शामिल हुए, अपनी अपनी राय वहां पर दी है। कोर्ट में जब सर्वे पेश किया जाएगा, क्या उसको लेकर कोई जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि किस तरह के सबूत और साक्ष्य पेश हो सकते हैं? बिल्कुल, देखिए डॉक्टर को बता दें कि पहला पॉइंट ये है कि 200 से अधिक अवशेषों को, यानी 200 से अधिक प्रकार के कुछ ऐसे अवशेष है जो कि सर्वे के दौरान मिले हैं खुदाई में, उनको जो है डीएम की निगरानी में लॉक किया गया था, सुपुर्द किया गया था जिला प्रशासन के लिए। और उन सबूतों के जो है कोर्ट अपनी विवेचना के अनुसार सबूतों को खिलाफ करेगा, जानेंगे कि आखिर में ये सबूत क्या कहते हैं और किस चीज की ओर इशारा कर रहे हैं। क्या ये मंदिर था जिसको तोड़कर मस्जिद बनाई गई है, जो कि शुरू से हिंदू पक्ष दावा कर रहा था। इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि पूरे देश भर, जो पटना हो, चाहे पुणे हो, चाहे जो मुंबई आईआईटी हो, ऐसे जगह से जो है तमाम एक्सपर्ट आए थे, कानपुर से विशेषज्ञ आए थे, जो कि इसकी बकायदा मैपिंग कर रहे थे और जीपीआर तकनीक के माध्यम से इसकी 3D इमेजिंग की जा रही थी। जो पूरा परिसर है, जो इसको कथित मस्जिद से विवाद है, पूरे जो ढांचे की जो है इमेजिंग की जा रही थी। उसके बाद उसको सैटेलाइट के तहत उसको मैच करके पूरा जो चीज है वो निकाला गया कि आखिर में ये असली जो चीज है वो ढांचा वो कब अस्तित्व में आया और कैसी चीजें हैं और आखिर में चीजें हैं क्या, ये भी चीजें लगाई गई थी। लेकिन कहीं ना कहीं देखिए 60 लोगों की टीम थी, जो कि नित्य जो है रोज जाते थे, डेली अपने हाथ में फावड़ा था, उनके हाथ में झाड़ू थे, कैमरा था, वीडियोग्राफी था, चारों इसमें बटी हुई थी टीम और 4 इसके जो बाकायदा वो इमेजिंग कर रहे थे और एक चीजों की वीडियोग्राफी करके ये चीज सामने लाने का प्रयास किया जा रहा था। कहीं ना कहीं जो सत्य है वो सामने आए और यही वजह है कि उनको जब एएसआई की मतलब एक्चुअली को 4 हिस्सा बांट दिया जाता था। पहले पश्चिमी दिवार से शुरू हुआ सर्वे, उसके बाद गुम्बद का सर्वे किया गया, फिर तहखाने की मिट्टियों का सर्वे किया गया, उसके बाद जो सीढ़ियां होती है जहाँ पर मिट्टी लगी होती है, जिससे ये पता चले कि आखिर में मिट्टी कितनी पुरानी है, जो तहखाने के जो पत्थर कितने पुराने हैं, जो हिंदू पक्ष दावा कर रहा है कि जिस समय ये कभी मंदिर हुआ करता था, ज्ञानवापी जो है मंदिर हुआ करता था, क्या उसके हिंदू पक्ष दावे पर मोहर लगाता है, तो इसकी निगरानी करने का प्रयास था। और उस सर्वे की जो अवशेष है, जो भी सबूत है, उसको एएसआई ने इकट्ठा कर लिया इतने दिनों में। अब आज कोर्ट में सौंपा जाएगा इसको 2 बजे के आसपास। उसके बाद से कोर्ट का काम है, कोर्ट विवेचना करेगा कि आखिर में इस चीज को खिलाफ करेगा और एक्सपर्ट्स के द्वारा इस चीज का पड़ताल की जाएगी कि आखिर में सबूत क्या कहते हैं और उन सबूतों के आधार पर जो अंतिम फैसला होगा लिया जाएगा। लेकिन इनका सफर अब तक काफी जो है दिलचस्प रहा, उठा पटक का दौर जारी रहा। एक तरफ मुस्लिम पक्ष कह रहा था कि ये जो सर्वे है वो तर्कहीन है, कोई मतलब नहीं बनता इस सर्वे का, और यही वजह है कि जब जुलाई के महीने में जब सर्वे शुरू हुआ था इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर, तो मुस्लिम पक्ष ने इसके विरोध में सुप्रीम कोर्ट में अर्जी डाल दी थी सर्वे रोकने के लिए। उनका कहना था कि सर्वे जो है वो
इसके लिए उन्होंने बाद में 4 अगस्त को हदी जल्दी दी थी। इसके बाद से 4 अगस्त से सर्वे जारी है और आज 100 दिन पूरा हो चुका है, जब 100 दिन से ऊपर का समय हो चुका है, तो आज ये कोर्ट में जो है इसकी रिपोर्ट सौंपी जा रही है। तो दिलचस्प है काफी मामला और उठापटक का दौर जारी है। इससे भी लगातार जो है विरोध किए जा रहे थे हिंदू पक्ष की तरफ से बेनती डाली गई थी कि जो प्रसिद्ध मिले हैं के दौरान उनको संरक्षित किया जाए, तो कहीं न कहीं उस अर्जी को बाद में खारिज किया कोर्ट में। हिंदू पक्ष जो है इलाहाबाद हाईकोर्ट में पेश किया, उसके बाद जी बिल्कुल विकास आप नजर बनाए रखिए। फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो अदालत ने 21 जुलाई को ज्ञानव्यापी में एएसआई सर्वे कराने का आदेश दिया था। वजूखाने को छोड़कर बाकी परिसर का सर्वे का आदेश कोर्ट के द्वारा दिया गया। 4 जुलाई को एएसआई की टीम ने सर्वे की शुरुआत की। 2 नवंबर को एएसआई ने कोर्ट को बताया कि सर्वे पूरा हो चुका है। कहा रिपोर्ट तैयार करने के लिए 15 दिन का समय और चाहिए। कोर्ट ने 17 नवंबर तक सर्वे रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया था। और इसके बाद बात करेंगे अगली खबर की। छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण का चुनाव जारी। 11 बजे तक छत्तीसगढ़ में 19.65% मतदान। 11 बजे तक छत्तीसगढ़ में 19.65% मतदान। दूसरे चरण में 70 सीटों पर डाले जा रहे हैं वोट। दूसरे चरण में 70 सीटों पर डाले जा रहे हैं वोट। दूसरे चरण में दांव पर कई दिग्गजों का भविष्य। सीएम भूपेश बघेल, डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव, दांव पर अमरजीत भगत समेत 10 मंत्रियों की प्रतिष्ठा। दूसरे चरण में दांव पर कई दिग्गजों का भविष्य। सीएम भूपेश बघेल, डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव, दांव पर अमरजीत भगत समेत 10 मंत्रियों की प्रतिष्ठा। छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण का चुनाव जारी। छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण का चुनाव जारी। 11 बजे तक छत्तीसगढ़ में 19.65% मतदान। दूसरे चरण में दांव पर कई दिग्गजों का भविष्य। दूसरे चरण में 70 सीटों पर डाले जा रहे हैं वोट। तो छत्तीसगढ़ में आज दूसरे चरण में 70 सीटों पर उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला होना है। सीएम भूपेश बघेल और डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव समेत कई बड़े लोगों के भाग्य का फैसला आज जनता ईवीएम में कैद करने वाली है। और इसी खबर पर हमारे साथ छत्तीसगढ़ से स्टेट हेड ओम प्रकाश चंदाकर लाइव जुड़ चुके हैं। जी ओम प्रकाश जी, जिस तरह से छत्तीसगढ़ में 70 सीटों पर आज मतदान हो रहे हैं, क्या कुछ इस समय की स्थिति बनी हुई है? कितने फीसदी तक मतदान हो चुका है? देखिए, फिलहाल 11 बजे तक की स्थिति तक छत्तीसगढ़ में कुल 19.65% मतदान हो चुके हैं। और अभी भी पोलिंग बूथों की यदि बात करें कि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि मैं अपने कैमरामैन को चाहूँगा कि वो पोलिंग बूथ की स्थिति से अवगत कराए। तो पोलिंग बूथ की जो स्थिति है वो काफ़ी भीड़ है यहाँ पर और काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पर आए हुए हैं। लगातार लोग आ रहे हैं और अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए वो जा रहे हैं। जी, अगर मैं बात करूं फीसदी की तो सबसे ज़्यादा जो मतदान हुआ है गौरेला पेंड्रा मारवाही में 26.13%। इसके अलावा जशपुर में 23.13%,
10%, जांजगीर चांपा में 19.50%। तो इस तरह से जो मतदान का जो आंकड़ा है वो लगातार बढ़ रहा है। ये आंकड़े हम आपको जो 11 बजे तक की स्थिति में के आंकड़े जो है हम आपको बता रहे हैं। अभी हमारे साथ जो है पोलिंग बूथों पर कुछ ऐसे मतदाता भी हैं जो पहली बार वोटिंग करने पहुंचे हैं, तो हम उनसे सीधे बात करेंगे और जानेंगे कि वो किन मुद्दों को लेकर उन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। तो आप बताइए, आपका नाम बताइए। अपर्णा पांडे। अच्छा, आप किन किन मुद्दों को लेकर सबसे पहले तो जो हमारी हेल्प करे, हमारी बात सुने और जो हमारे क्षेत्र का विकास करे, उनके लिए हमने वोट किया है आज। वो हमारा लीडर होना चाहिए इसलिए। अच्छा, तो मतलब जैसे आपने सरकार देखकर वोट किया है या प्रत्याशी देखकर वोट? हमने प्रत्याशी देखकर वोट किया है, सरकार देख के नहीं। क्या चाहते हैं नई सरकार से, आप क्या चाहते हैं? और नई सरकार से जो हमारी बात सुने, हेल्प करे हमारी, और हमारी हर चीज़ों की परेशानियों को अच्छे से मतलब सॉल्व करे, ये सोच के हमने वोट दिया आज। अच्छा, आप बताइए, आपने किस तरह से मतदान किया है, किन किन मुद्दों पे मतदान? जो शिक्षा के लिए काम करे, विकास का काम करे, बेरोजगारी दर कम करे, इन सारे मुद्दों को ध्यान में रखते हुए हमने वोट दिया है। जिस तरह से यूथ की जो बागडोर है वो सत्ता में काफ़ी होनी चाहिए, और जिस तरह से यूथ को प्रमोट किया जा रहा है कि उनके मुद्दों को लेकर सरकार जो है लगातार फैसले ले रही है, तो जाहिर तौर पे यूथ के बीच में एक उत्साह है वोटिंग के प्रति। तो जाहिर तौर पे यहाँ पर लोगों की भीड़ काफ़ी है। आप बताइए, क्या छत्तीसगढ़ में जो चुनाव हो रहे हैं आज रायपुर में, किन मुद्दों को लेकर चुनाव? छत्तीसगढ़ में मुद्दे हैं विकास के और शिक्षा के, स्वास्थ्य के मुद्दे हैं, और एक बहुत बड़ा मुद्दा है भ्रष्टाचार का। साथ में जो प्रशासनिक कसावट है वो छत्तीसगढ़ में नहीं है। तो इन मुद्दों को लेकर के क्या चाहते हैं आप? क्या विकास और ये जो मुद्दे आप भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं वो पब्लिक पे असर डाल रही है? पब्लिक तो इसी समय अपना मत दे करके बताती है कि वो किसके खिलाफ है, किसके पक्ष में है। भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ा मुद्दा है, और प्रशासनिक भ्रष्टाचार की वजह से लोगों को कोई भी काम कराने जाते हैं तो काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अच्छा, आप बताइए, आप सबसे ज़्यादा छत्तीसगढ़ में महिला वोटर, इसी तरह सामने आ जाइए। छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा महिला वोटर है, 1 करोड़, मतलब पुरुषों से ज़्यादा है संख्या। तो महिलाओं की स्थिति क्या है छत्तीसगढ़ के अंदर, और किन किन मुद्दों पे आप वोट कर रहे हैं? मैं छत्तीसगढ़ में तो महिलाओं की बहुत अच्छा स्थिति है। चुनाव के पीछे सब जागरूक है कि कैसे जल्दी जाके वोट दिलाए। अपना अपना नेता जनता ही चुन रही है, सबका राय सबका अलग अलग रहता है ना। तो जिस तरह से महिलाओं के मुद्दे पे चुनाव लड़ा, किसान और महिला 2 मुद्दे हैं जिस पे दोनों ही पार्टियों ने फोकस किया, आपको लगता है उसका फ़ायदा मिलेगा, और आपके कैसे, किन मुद्दों पे आप अपना वोट दें? हमें तो फ़ायदा मिल ही रहे भैया, बीजेपी से हैं हम लोग, तो कार्यकर्ता भी हैं और संग में अपने मोहल्लों का वो भी विकास भी हो रहा है। तो जिस तरह से आप देख रहे हैं कि पोलिंग बूथ में काफ़ी उत्साह है और काफ़ी भीड़ भी है, तो जाहिर तौर पे छत्तीसगढ़ के अंदर जो वोटों का प्रतिशत है वो लगातार बढ़ने की संभावना है। और भी कुछ लोग हैं जो महिला शक्ति हैं, जो महिला शक्ति की हम यदि बात कर रहे हैं तो उनसे भी बात करेंगे। आप सामने आइए थोड़ा सा, आप बताइए किन मुद्दों पे वोट कर रही हैं? क्या चीज़? किन मुद्दों को लेकर आप वोट कर? सबसे फर्स्ट तो हमारा रोड ही नहीं बना है, कितने साल हो गए, चाहे कांग्रेस आए या बीजेपी आए। सबसे ज़्यादा महिला वोटर है छत्तीसगढ़ के अंदर। क्या चीज़? महिला वोटर है, तो क्या आपको लगता है? महिलाओं का एक ही मुद्दा है कि साफ सफाई और रोड और नाली, बस, और कुछ नहीं है। फिर तो अपना इंडिपेंडेंट हम संभाल लेंगे। ओवर टू सिटी। जी बिल्कुल, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जिस तरह से आपने वहाँ पर बातचीत की। तो कुल मिलाकर विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर और शिक्षा की यहाँ पर बात करते हुए लोग नजर आ रहे हैं, और उसी के आधार पर प्रत्याशियों को अपने हिसाब से वोटिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। महिलाओं की यदि खासतौर से बात की जाए तो योजनाएं जो तमाम भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के द्वारा सामने लाई गई हैं, उनको लेकर महिलाओं का कहना है कि महिलाओं का लाभ, योजनाओं का लाभ तो महिलाओं को मिलेगा, लेकिन उसके साथ ही साथ बुनियादी ढांचा, बुनियादी सुविधाएं भी उपलब्ध होना बेहद जरूरी है। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, 11 बजे तक 19% तक मतदान अभी हो चुका है, और लगातार वोटरों का पोलिंग बूथ पर पहुंचना जारी है।
और इसके बाद बात करते हैं अगली खबर की। अगली ब्रेकिंग आ रही है। छठ महापर्व का हुआ आगाज। 4 दिवसीय महापर्व का पहला दिन आज। पहले दिन होता है नहाए खाए। छठ महापर्व का हुआ आगाज। छठ महापर्व का हुआ आगाज। 4 दिवसीय महापर्व का पहला दिन आज। पहले दिन होता है नहाए खाए। 4 दिवसीय महापर्व का पहला दिन आज। महापर्व के दूसरे दिन होता है खरना। तीसरे दिन डूबते सूर्य को दिया जाता है अर्घ और चौथे दिन उगते सूर्य को अर्घ देकर होता है समापन। चौथे दिन उगते सूर्य को दिया जाता है अर्घ। और इस खबर पर हमारे साथ गोपालगंज से संवाददाता शैलेंद्र कुमार श्रीवास्तव लाइव जुड़ चुके हैं। जी शैलेंद्र, जिस तरह से आज छठ महापर्व की शुरुआत हो चुकी है, क्या कुछ नजारा आपको देखने को मिल रहा है? जी निश्चित ही आपको बता दूं, ये गोपालगंज जिला मुख्यालय के बिल्कुल करीब एक छठ घाट है, बसीला छठ घाट, वहां पे मैं मौजूद हूं। और ये जो बिहार वासियों में एक जो छठ पर्व का लेके काफी आस्था है, आस्था का पर्व है। लगातार 4 दिन तक ये पर्व चलता है। आज खा नहा के साथ इस पर्व का शुरुआत हो चुका है। और साथ ही साथ जो घर के लोग हैं, जो पूजा हर जगह पे गांव में पूजा समिति एक होती है, जिसके द्वारा लोगों को ये जो छठ की देखिए यहाँ पे उसको किस तरह रंगाई पुताई और साफ सुथरे करने के कार्य जोरों पे चल रहा है। यहाँ पे कुछ पूजे जो यहाँ के साफ सफाई करने के जो समिति के लोग हैं, उनसे भी मैं बात कराऊंगा, करने की कोशिश करूंगा। और जो साफ करने वाले हैं उन मजदूरों से भी बात करूंगा। कुल मिला ये जो बिहार में कि एक चीज और है, एक देखने वाली बात है कि जो बिहार में लोग कहते हैं कि उगते हुए, दुनिया में सब लोग उगते हुए सूर्य को नमन करते हैं, यानी जिसके पास पावर और पैसा होता है उसको लोग करते हैं। लेकिन बिहार एक ऐसा जगह है जहाँ पे एक कहावत है, लेकिन बिहार एक ऐसा जगह है जहाँ पे डूबते हुए सूर्य को भी नमन किया जाता है और उगते हुए सूर्य को नमन किया जाता है। डूबते हुए सूर्य को नमन करने का मतलब सीधा सीधा ये होता है कि जो मेरे बीते हुए जो समय था वो बहुत ही अच्छा से बीता, चाहे जिस तरह भी छठ माँ की कृपा से, भगवान सूर्य देव के कृपा से बीता, उसके लिए हे सूर्य देव, आपने जो 1 साल दिन हमारे जो हमारे समय को बीते दुख से सुख से, उसके लिए नमन किया जाता है। और आगे आने वाला जो अगला जो सूर्य, जो उगते हुए सूर्य को नमन किया जाता है कि आगे वाला जो 1 साल हो हमारा अच्छे से बीते। यहाँ पे कुछ मजदूर हैं जो कि, और यहाँ पे जो काम कर रहे हैं, जो किसको रंगाई पुताई का काम कर रहे हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करूंगा। क्या नाम हुआ आपका? कैसा लग रहा है? छठ पूजा कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है। ये जो पूजा का एक ही कलर से सब कुछ दिखाई दे रहा है, कैसा लग रहा है आपको? ये कौन समिति करा रहा है? गांव के पूजा कराने वाले लोग करा रहे हैं? गांव के लोग करा रहे हैं। अच्छा, कितने दिन से काम चल रहा है सर सफाई का? आज खा नहाए के साथ आज से छठ शुरू हो गया है। हम महिलाएं आज से, अब खा नहाने के बाद आज से पूजा शुरू हो गया ना, आज से सर सफाई। कुछ पूजा समिति भी है, उनसे भी मैं बात करने की कोशिश करूंगा और मैं जानने की कोशिश करूंगा कि किस तरह से यहाँ पे जो घाट है इसकी सर सफाई हो रही है और किस तरह से यहाँ पे जो विधि व्यवस्थाएं हो रही है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम विवेक सिंह है। विवेक जी, ये जो घाट जो देखा जा रहा है, एक ही रंग से सभी छठ माँ को पूरे रंगा जा रहा है, प्रतिमा जो ये है, इसको क्या इसका पीछे क्या लॉजिक है? स्पेशल उदाहरण दिया जैसा कि समानता का हम लोग प्रतीक करते हैं। जी जी। इसमें कोई स्पेशल किसी अलग कलर नहीं होता। जी जी जी। सारे जात धर्म पंथ से उठ के हम एक कलर से करवाते हैं कि सब हम लोग एक हैं। एक और सच्चाई है कि इस पूजा, जो छठ पूजा है, इसको हर धर्म के लोग इसको करते हैं। क्या इसमें कितनी सच्चाइयाँ हैं? बिल्कुल 100% सच्चाई है, क्योंकि छठी मैया का जो भी आस्था से पर्व त्योहार करता है और जो भी उनके दिल से आस्था करता है, उनकी सारी मनोकामना छठी मैया पूरी, सारी मनोकामना छठ माँ पूजा करती हैं। ये भाई साहब कब से लगे हुए हैं, पेंट कर रहे हैं, लगातार आपको देख रहे हैं कि बड़ी खूबसूरत कलर कर रहे हैं। क्या नाम हुआ? अच्छा, यही गांव में रहते हैं कि बाहर कहीं नौकरी वोकरी भी करते हैं? बाहर भी जाते हैं। अच्छा, तो छठ पूजा में तो चले आते होंगे? छठ पूजा है, छठ दशहरा में आ जाते। छठ पूजा के नाम सुनते ही जो बिहार के लोग होते हैं उनके चेहरे पे खुशी झलक जाता है। छठ एक महत्वपूर्ण, बहुत ही छठ माता के प्रति और जो सूर्य देव है उनके प्रति काफी आस्था है। कुछ और लोग हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करूंगा, जो जिनसे कि समिति के ही लोग हैं। यहाँ पे जो समिति, ये समिति की जो पूजा होता है, ये गांव में बिल्कुल शैलेंद्र जी एक होता है जो शैलेंद्र जी समय की हमारे पास कमी है। आपका बहुत बहुत मैं धन्यवाद देना चाहूंगी कि आपने वहां का नजारा पेश किया।
तो आप देख पा रहे हैं छठी मैया को लेकर छठ महापर्व की अब शुरुआत हो चुकी है और नहाय खाए के साथ आज पहले दिन की शुरुआत हो गई। इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।